नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, साल 1940 करीबन की बात है। एक शिप जो कि पैसिफिक ओशियन में सफ़र कर रहा था, अचानक से उसके द्वारा एक एसओएस सिग्नल भेजा जाता है। एक ऐसा मैसेज भेजा गया जिसमें कहा गया था कि हमारे शिप के सारे क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग जो कैप्टन थे वो मारे जा चुके हैं। और इसके बाद ये शिप जो है वो अभी जो एक लास्ट सर्वाइवर है वो भी जल्द ही मारा जाने वाला है। एक ऐसा शिप जिसके द्वारा ये एसओएस मैसेज जब भेजा गया, तो एक रेस्क्यूइंग शिप जो उसके पास में था, यूएस का, वो वहाँ पहुँचता है। वहाँ पे जाके जो दृश्य उनके सामने था, उसने उस दृश्य ने उन सभी को चौंका दिया। सारे क्रू मेंबर्स मारे जा चुके थे, कैप्टन भी मारा जा चुका था और सभी के चेहरे पर एक डर था। सभी का फेस फ्रोज़न लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी बहुत भयावह चीज़ को देख लिया है। लेकिन असल में क्या हुआ था उस शिप के साथ? इस शिप का नाम था एसएस ओरैंग मदान। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आज ये होने वाली है जो आपके लिए हम सुनाने वाले हैं यहाँ पे। और ख़ासकर इसके साथ काफ़ी सारे सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल कि आखिर क्या हुआ था एसएस ओरैंग मदान के साथ? एक बहुत बड़ा सवाल कि पहली दफ़ा इसको पब्लिश किया जाता है स्टोरी को 1940 में, 1940 में। लेकिन उसके बाद अचानक से 8 साल के बाद 1948 में एक डिटेल्ड वर्ज़न सामने आता है और उसमें ये बताया जाता है कि ये 1948 की घटना है। तो 8 साल पहले कैसे इसे पब्लिश किया गया? असलियत क्या है, हकीकत क्या है एसएस ओरंग मैदान की, क्या मिस्ट्रीज़ हैं, ये आपको बताने वाले हैं। जिस जगह पर इस शिप के साथ में बताया जाता है मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, जहाँ पे इसके साथ ये वारदात हुई, जो इसके साथ चीज़ें हुई, वो आखिर क्यों वो जगह इतनी मिस्टीरियस है और क्या-क्या केसेस वहाँ पे हुए हैं, वो भी आपको बताएँगे। और साथ ही साथ में क्यों इस शिप को घोस्ट शिप कहा जाता है। कहा जाता है कि कुछ ऐसा हुआ उनके साथ में जो नेचुरल नहीं था, जो नॉर्मल नहीं था। क्या थी ये पूरी कहानी? इसके अलावा एक जर्मन व्यक्ति जो एक अकेला सर्वाइवर, जो कहानी में बताया गया कि एक अकेला सर्वाइवर था जो कि बचा यहाँ से निकला और उसके बाद में जाके उसने पूरी कहानी बताई है इस शिप की। तो क्या-क्या उसने बताया? और कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं था जिसने 1948 में स्टोरी को डिटेल में पब्लिश कराया था, पहचान छुपाकर? तो आखिर वो अपनी पहचान क्यों छुपा रहा था? ऐसा क्या लेकर जा रही थी एसएस ओरंगमदान जिस समय उसके साथ में ये भयावह इंसिडेंट हुआ है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कहानी है। डिटेल में सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, जिससे और भी ऐसी बेहतर स्टोरीज़ हम आपके लेकर आते रहें। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो एसएस ओरंग मदान एक स्टीम शिप था। इसे जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बनाया गया था इसे 1918 में, 1918 में इसे बनाया गया था। सुमात्रा में रजिस्टर्ड था। सुमात्रा जो कि उस समय पे डच ईस्ट इंडीज़ था, आज का इंडोनेशिया। तो वहाँ पे रजिस्टर्ड था ये शिप। ओरैंग मदान का अगर मतलब देखा जाए तो ओरैंग का मतलब इंडोनेशियन लैंग्वेज में होता है मैन, आदमी। और मैदान जो है वो सुमात्रा के जो आइलैंड्स हैं, वहाँ का सबसे बड़ी जो एक लार्जेस्ट सिटी है, तो वो है मैदान। तो एक तरह से ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे तो मैन ऑफ मैदान, ये इसका एक नाम था जो रखा गया, इसी नाम से इसको रजिस्टर कराया गया था। दोस्तों, अनअकैडमी आपकी तैयारी को, एग्जाम प्रिपरेशन को हमेशा से आसान बनाता हुआ आया है और हमारी टीम का भी फोकस रहता है कि कैसे आखिर आपकी तैयारी को मजबूत बनाया जाए। तो आपकी इसी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स, एनसीईआरटी नोट समरीज और फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और ये सभी कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही। देखिए, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आपको हेल्प करेगी कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं आप उसमें हमेशा अपडेटेड रहेंगे। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप सभी जानते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। इसके अलावा वीकली न्यूज़ एनालिसिस, देखिए देश दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, खबरों में क्या आ रहा है, इसकी अगर एक वीकली एनालिसिस आपको मिल जाए तो ये आप जानते हैं आपकी तैयारी को कितना अच्छा बना सकती है। और ये भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। साथ ही एनसीईआरटी नोट्स की समरीज भी यहाँ आपको मिल जाती हैं, यानी कि आपका टाइम तो बचेगा ही, साथ ही साथ में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद प्रॉपर फैक्ट्स भी यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो है आपके प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, ये भी आप यहाँ अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ करना ये है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करते ही आप ये सारी ही चीजें अवेल कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये आपका एक बहुत ही बड़ा और बेहतर स्टेप होगा अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे अपने एपिसोड में। प्राइमरी बेसिस पे देखा जाए तो ये जो शिप थी वो कई सारे गुड्स जो थी उनको ट्रांसपोर्ट करती थी एक जगह से दूसरी जगह, जिसमें रबर, मसाले, स्पाइसेस और टिम्बर, इन सभी को ये करीबन जो लोकेशन बताई जाती है एशिया से लेके यूरोप तक ट्रांसपोर्ट करती थी, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन
नवंबर 1940 की बात है, 1940 नवंबर की बात है। एसएस ओरंग मदान इसी तरह का कुछ सप्लाई कर रही थी, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रही थी। अचानक एक एसओएस मैसेज भेजा जाता है एसएस ओरंग मदान से। मॉर्स कोड में ये जो मैसेज होते हैं वो आते हैं शिप के एक से दूसरी शिप के लिए, सिग्नल भेजे जाते हैं मॉर्स कोड में। और एसएस ओरंग मदान ने ये डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था, और ये जो लोकेशन थी उस समय इस शिप की, वो थी 400 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड पैसिफिक ओशियन में 400 नॉटिकल माइल दूर यहाँ पे ये शिप थी जब इसने ये मैसेज भेजा। और ये मैसेज जो था वो आसपास की कई सारी शिप्स के पास पहुंचा था। इसमें से 2 यूएस की शिप थी, एक थी सिटी ऑफ बाल्टीमोर और दूसरी थी द सिल्वर स्टार। इन दोनों जहाज़ों ने इस सिग्नल को रिसीव किया। पहला जो मैसेज था उसमें एसओएस मैसेज ये कह रहा था, All officers, including captain, are dead. Lying in chart room and bridge. Possibly whole crew dead. ये पहला मैसेज आया। इसके बाद जो सेकंड मैसेज था उसमें भेजने वाले ने, जो रेडियो ऑपरेटर था, उसने शायद ये खुद के बारे में बताया था, क्योंकि वो जो मैसेज था वो सिर्फ 2 वर्ड्स का था। वो मैसेज आया था, आई डाई। वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, सभी मर जा चुके हैं। सिल्वर स्टार जिसके पास ये मैसेज रिसीव हुआ, सिटी ऑफ बाल्टीमोर के पास मैसेज रिसीव हुआ। इसमें से सिल्वर स्टार जाती है, उसने लोकेट कर लिया कि ये एसएस ओरंग मदान किस जगह पे 400 नॉटिकल माइल्स वेस्ट में थी उससे। ये वहाँ पे पहुँच जाती है रेस्क्यू करने के लिए। क्रू जो था सिल्वर स्टार का, वो एसएस ओरंग मदान को बोर्ड करता है, वहाँ पे पहुँचता है। और इसके बाद जब ये इस जगह पहुँचते हैं तो वहाँ उन्होंने देखा कि पूरी शिप पर कोई भी डैमेज नहीं था। कहीं से भी ऐसा नहीं था कि किसी चट्टान से ये शिप भिड़ी है या किसी भी तरह से कुछ ऐसा हो कि लोग मारे कैसे जा सकते हैं। और जब उनके सामने जो दृश्य था वो इस तरह का था कि सारे ही जो क्रू मेंबर्स थे, करीबन 12 से 13 क्रू मेंबर यहाँ पे मौजूद थे एसएस ओरंग मदान पे। वो सभी, उनके जो चेहरे थे वो ऐसे थे कि जैसे उन्होंने किसी भयावह चीज़ को देख लिया है। फ्रोज़न थे, मुँह खुला हुआ था, और सभी फर्श पर पड़े हुए थे, मारे जा चुके थे। इंक्लूडिंग एक डॉग भी उसमें था, जो एक पेट डॉग था इनका, इस पूरे क्रू का, वो भी मारा जा चुका था। तो आखिर क्या हुआ था यहाँ पे? जो क्रू था सिल्वर स्टार का, उन्होंने प्लान किया कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें एक तो समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। उन्होंने सोचा कि इस शिप को अब टो करके जो नियरेस्ट पोर्ट है वहाँ पे ले जाया जाए। जैसे ही उन्होंने टो करना शुरू किया इसको नियरेस्ट पोर्ट पर ले जाने के लिए, अचानक से एसएस ओरंग मैदान के नंबर 4 जो कार्गो होल्ड था, वहाँ पे आग लग जाती है। जैसे ही आग लगती है, आग की लपटें जब तेज़ होने लगीं, तो सिल्वर स्टार के क्रू जो कि रेस्क्यू करने के लिए आए थे इस शिप को, ले जाने के लिए, टो करने के लिए, वो अपनी शिप पर इवैक्यूएट करते हैं, अपनी शिप पर वापस जाते हैं। और देखते ही देखते एसएस ओरंग मदान आग की लपटों में जलता हुआ समंदर की गहराइयों में समा जाता है। तो ये थी कहानी एसएस ओरंग मदान की कि आखिर उस दिन उसके साथ हुआ क्या, साल 1940 में नवंबर के महीने में। लेकिन अब यहाँ से कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आने शुरू होते हैं, काफ़ी सारे सवाल उठने शुरू होते हैं। वो क्यों हुए कि 8 साल बाद 1948 में फरवरी में एक डच न्यूज़पेपर में एक नया वर्जन, बहुत ही डिटेल स्टोरी कि आखिर असल में क्या थी पूरी मिस्ट्री, कैसे ये इन लोगों के साथ क्या-क्या चीज़ें हुई थीं, क्यों ये अचानक से मारे गए, शिप कैसे डूबा, ये सब बताया गया था। और ये कहानी जो थी वो इस तरह से आई सामने कि इसमें काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्शन सामने देखने को मिले कि एक तो जो जगह थी, जहाँ पे इस शिप को लास्ट देखा गया था, उसके बारे में अलग-अलग लोकेशन बताई गई। सबसे पहले जो लोकेशन थी 1940 की स्टोरी में वो बताई गई थी मार्शल आइलैंड्स, पैसिफिक ओशियन के आसपास। और ये जो दूसरा 1948 में जो कहानी थी उसमें बताया गया इंडोनेशियन वाटर्स में स्टेट ऑफ मलक्का में ये शिप लास्ट देखी गई थी, और वहाँ की ये कहानी बताई जा रही है, जिसे बताया एक सर्वाइवर ने, जो इस शिप का अकेला आखिरी सर्वाइवर था, जो बचा था सिर्फ। वो यहाँ से पहुँच जाता है, एक जर्मन क्रू मेंबर था इस शिप का। जब इस शिप को वहाँ पे लोग मारे जाने लगे, तो वहाँ से निकल के समंदर से तैरता हुआ एक पास में अ, तैरते हुए टोंगी अटॉल पर पहुँचता है मार्शल आइलैंड्स के। और वहाँ पे जाके इसने एक मिशनरी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि क्या-क्या हुआ है उसके साथ में, उसके क्रू मेंबर्स के साथ में। और उसके बाद उस मिशनरी ने ट्रिएस्ट के, इटली के ट्रिएस्ट के सिल्वियो शर्ली को ये पूरी कहानी सुनाई है। क्योंकि सिल्वियो शर्ली यहाँ पे कैसे नाम सामने आया कि जो डच न्यूज़पेपर में 1948 में आर्टिकल पब्लिश हुआ, वो इसी शख्स के द्वारा पब्लिश हुआ था, जो कि ट्रिएस्ट का रहने वाला था इटली में। सिल्वियो शर्ली उसका नाम था। 8 साल बाद अचानक से सिल्वियो शर्ली सामने आता है,
अपनी ये पूरी कहानी बताता है। उसमें ये बताता है कि एक ऐसा शख्स था जो कि जर्मन क्रू मेंबर था, जो बच गया था ओरेंग मैदान पर। वो तैरता हुआ पहुंचा एक कोरल आइलैंड पर, अटोल पर, तो टोंगी में, और वहाँ पे जाके उसने एक मिशनरी को एक कहानी बताई है, और वो उस मिशनरी ने मुझे बताया है। ये बड़ा ही सवाल पैदा करने वाली चीज़ थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सडनली 8 साल बाद इतनी डिटेल्ड स्टोरी सिल्वियो शर्ली को कैसे पता है? इनके द्वारा जो बताया गया उस डच न्यूज़पेपर में, उसमें ये रीज़न बताया था कि जो क्रू मेंबर्स थे सारे, उनकी मौत के पीछे ये रीज़न था कि ये जो एसएस ओरैंग मदान था, उसके ऊपर काफ़ी सारा सल्फ्यूरिक एसिड ले जाया जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह। अचानक से वो रिएक्ट होता है, पॉइज़नस गैसेज़ निकलना शुरू होती हैं, और उसके बाद में दम घुटने की वजह से सारे ही क्रू मेंबर्स की यहाँ पे जान गई, कैप्टन की जान गई। और बाद में जब वाटर से उसका रिएक्शन होता है, पानी से रिएक्शन हुआ, तो आग लगती है और ये शिप डूब जाता है। एसएस औरंगाबाद हमेशा के लिए अपनी मिस्ट्रीज़ के साथ समंदर की गहराइयों में चला जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई थी। लेकिन इस स्टोरी के साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। देखिए, पहली बात, एसएस ओरेंग मदान का कोई भी ऑफ़िशियल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। ये रिकॉर्ड्स में से सामने आया। या जबकि सेम समय पर अगर देखा जाए तो सिल्वर स्टार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी था। इवन उसका 948 में नाम भी चेंज करके सिल्वर स्टार का एसएस सेंटा सिलिलिया कर दिया गया। तो ये नाम भी चेंज हुआ, पहले भी रजिस्टर्ड था, जिसने जो रेस्क्यू शिप थी, जिसने बताया था 1940 में से स्टोरी को कि ये 1940 की घटना है मार्शल आइलैंड के आसपास में। तो ये यहाँ पे एक तो कॉन्ट्राडिक्टरी था। दूसरी चीज़ ये था यहाँ पे कि 1948 का जो डच आर्टिकल था, जो उस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, वो उसके बाद एक अकेला इंग्लिश जो इसका वर्ज़न था, वो सामने आता है 1952 में। पहली बार जो एक सबसे पहला और अकेला इंग्लिश वर्ज़न था इसका, वो मई 1952 में सामने आया, जो कि किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के द्वारा। और एक पूरा उन्होंने रिपोर्ट अपनी पब्लिश की थी, प्रोसीडिंग्स ऑफ मर्चेंट मरीन काउंसिल। उसके अंदर इसे पब्लिश किया गया था। तब उन्होंने बताया कि इस तरह से एक शिप थी, जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। और 1952 में उन्होंने इस रिपोर्ट पर उसको बताया था कि 948 की घटना है, जो सिल्वियो शर्ली ने बताया। लेकिन सवाल यहाँ पे सामने आता है कि जब ये इतना इस पीरियड का इंसिडेंट था कि 47-48 के आसपास हुआ है, नवंबर के महीने में, फरवरी के महीने में, तो फिर 1940 नवंबर में इसको कैसे रिपोर्ट किया गया था सबसे पहली बार, 8 साल पहले? यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, और इसके प्रूफ मिले हैं। आप अगर 2 यूके के न्यूज़पेपर्स को देखें, द यॉर्कशायर पोस्ट एंड द डेली मिरर, इन दोनों ने ही साल 1940 के अंदर नवंबर के महीने में ही इसे पब्लिश किया था। दूसरा सवाल सामने आता है कि जब इन दोनों ने पब्लिश किया इतने बड़े पेपर्स ने, तो बाकी जगह क्यों इस खबर को नहीं चलाया गया? ये सारी चीज़ें जो आप सवाल सुन रहे हैं, इनके आपको जवाब अभी अंत में मिलने वाले हैं इस स्टोरी के। देखिए, दोनों ही जो रिपोर्ट थी, जो 1940 में पब्लिश हुई, वो सेम थी लगभग। दोनों ही कहानियाँ इसके बारे में जो बताई गई कि एक ऐसी-ऐसी शिप थी, यूएस के जो शिप थे उनको इसका रेस्क्यू एसओएस मैसेज मिला। वो लोग वहाँ जाते हैं तो सभी लोग मारे जा चुके थे, और बाद में उसमें आग लग जाती है, वो समंदर में समा जाता है। दोनों ही सेम था। सेम होने का कारण ये था कि द एसोसिएट प्रेस, एपी, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट न्यूज़ गैदरिंग ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया भर की, उसने इसको सबसे पहली बार रिपोर्ट किया था। और वहीं से उसके बाद आप सभी जानते होंगे, न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में एक न्यूज़ एजेंसी होती है, वहाँ से खबरें निकल के न्यूज़ चैनल्स के पास पहुँचती हैं, अखबारों के पास पहुँचती हैं, और फिर सभी लोग सेम उसी खबर को अलग-अलग अपने तरीके से चलाते हैं। तो लेकिन न्यूज़ एजेंसी एक सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो सबसे पहली बार उस खबर को निकालती है। इसी तरह से एपी ने, एसोसिएट प्रेस ने पहली बार इसको निकाला था नवंबर 1940 में। लेकिन बताया ये गया सिल्वियो शर्ली के द्वारा कि ये 1948 की घटना है और स्टेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया की घटना है। क्यों ऐसा था, ये भी आपको बताएंगे, पर पहले आप एक बार मैप्स देखिए। ये जो मैप आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, ये पूरे उस पैसिफिक ओशन के एरिया का मैप है, जहाँ पे आप देखेंगे कि मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, जिन पर बताया गया कि 940 के अंदर इस जगह पर ये जो शिप था वो सिंक हुआ था। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि स्टेट ऑफ मलक्का, ये सब हज़ारों मील दूर, जो नॉटिकल माइल्स हैं, दूरी पर हैं एक दूसरे से। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि असल में क्या हुआ था इसके साथ। ओरैंग मदान जो नाम अगर आप देखें, तो हमने आपको बताया कि मैन ऑफ मेदान, यानी इंडोनेशिया का जो एक मैदान, एक लार्जेस्ट सिटी है सुमात्रा आइलैंड्स की, वो मैदान, और ओरैंग इंडोनेशियन लैंग्वेज में मैन को कहा जाता है। तो अगर देखा जाए, लिखने वाले ने कुल मिलाकर इसके नाम के अकॉर्डिंगली इसकी जगह को निर्धारित कर दिया कि वो रजिस्टर था सुमात्रा में, तो इसको बता दिया जाए कि ये स्टेट ऑफ मलक्का में, इंडोनेशिया के आसपास ही, वहीं पे इस शिप के साथ में ये सारी वारदात हुई है, ये सिंक वहीं पे हुआ है। लेकिन इसके बाद
हकीकत जो है वो कुछ और ही है। मार्शल आइलैंड्स की अगर बात की जाए, जिसके बारे में कहा गया है कि 1940 में वहाँ पे इस जो शिप था वो लास्ट टाइम देखा गया है, वो जगह ऐसी है कि उसके साथ कई सारी मिस्ट्रीज और जुड़ी हुई हैं। एमिलिया अरहर्ट्स, जो कि एक क्रैश हुआ था उनका, जो आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। यूएस की एविएटर थी और बहुत ही शानदार महिला थी, विमान चालक थी यूएस की। उनका एक प्लेन क्रैश हुआ था, वो भी उसकी भी जो लोकेशन है वो मार्शल आइलैंड्स ही बताई जाती है। तो ये एक रहस्यमयी साइट है इस तरह के चीज़ों के लिए, जहाँ पे कई बार देखा गया कि मार्शल आइलैंड्स के वाटर में काफ़ी बार समुद्री जो जहाज़ होते हैं वो डूब जाते हैं। इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती हैं। लेकिन सुमात्रा जो स्टेट ऑफ मलक्का बताया गया है 948 की स्टोरी में, वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़िंग है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। अच्छा, एक और डिफरेंस अगर आप देखें, तो 1940 की जो घटना बताई जाती है शिप की, वो प्रॉपर्ली पब्लिश की गई थी। वो स्टोरी जो थी वो ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि वो दिया गया था एक मर्चेंट मरीन जो ऑफिसर थे यूएस के, जो उस रेस्क्यूइंग शिप के द सिल्वर स्टार के, उनके द्वारा। उन्होंने इसको पूरा रिपोर्ट किया था। किसी ऐसे व्यक्ति ने रिपोर्ट नहीं किया था जो यहाँ से बच के निकल गया इस शिप से। एक सर्वाइवर था और वहाँ पे जाके वो एक आइलैंड पे, अटोल पे पहुँच जाता है। वहाँ पे अपने एक मिशनरी को बताता है, फिर वो मिशनरी सिल्वियो शर्ली को बताते हैं। तो ये दूसरा जो वर्ज़न है, वो कहीं न कहीं विश्वास करने लायक लग नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। लेकिन असलियत क्या थी? अब उस पे बात करते हैं। देखिए, असलियत ये थी कि ये जो इंसिडेंट है, जो पूरा अनुमान लगाया गया है ओवरऑल, कई सारे रिसर्चर इस पे लगे हैं। आपको बता दें, एसएस औरंगज़ेब एक ऐसी मिस्ट्री है, काफ़ी सारे लोगों ने इस पर काम किया है, डिटेल रिसर्च की है। उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली जो कहानी है, वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिए, एसएस औरंगज़ेब करीबन नवंबर 1940 का ही समय बताया जाता है। ये वो समय था जब चाइना जापान के साथ लड़ाई पर था। यूरोप में भी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब वो भी अपने चरम पर चल रहा था। इसी दौरान में जितना भी अटेंशन था वो इन दोनों वॉर्स के ऊपर ही था, पूरी दुनिया भर का। और कहीं कहीं न कहीं यही कारण रहा कि ये जो इतना बड़ा एक डिज़ास्टर हुआ एसएस औरंगज़ेब के साथ, वो कहीं गुम हो गया। 1-2 न्यूज़पेपर्स ने ही उसको उस समय पर निकाला, एसोसिएट प्रेस ने पब्लिश किया, लेकिन उसके बाद किसी का इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया। बेसिकली एसएस औरंगज़ेब जो था, जो शिप था, वो एक अननेम्ड चाइनीज़ पोर्ट से कोस्टा रिका के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन कैरी क्या करके चल रहा था वो देखिए। क्योंकि ये जो शिप था, एक तो रजिस्टर्ड नहीं था, दूसरी चीज़ अथॉरिटीज़ से बचने के लिए इसने खुद को रजिस्टर भी नहीं किया था। दूसरी और तीसरी चीज़ ये है कि वो जो रजिस्ट्री जो नोटिफ़ाई करना था कि ये कोस्टा रिका तक पहुँचने वाला है, एक चाइनीज़ पोर्ट से, एक अननेम्ड चाइनीज़ पोर्ट से, इसको भी कहीं पे भी लिखा नहीं गया था। यानी कोई भी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, ना ही कहीं भी इसको नोटिफ़ाई किया गया था किसी अथॉरिटी को। ये जो शिप था, बेसिकली बताया ये जाता है कि टॉक्सिक नर्व गैस जो थी, टॉक्सिक नर्व गैसेस को लेकर जो जापानीज़ मिलिट्री काफ़ी समय से चाइना के एक अननेम्ड पोर्ट पर उसको स्टोर कर रही थी, जिससे वॉर के समय पर यूज़ किया जा सके और उसके बाद वॉर के बाद में यूएस मिलिट्री को हैंडओवर कर दिया जाए। तो बेसिकली ये जो नर्व गैसेस थी, इनके जो सिलेंडर्स थे, इसका पूरा स्टॉक लेकर एसएस औरंगज़ेब को अननेम्ड चाइनीज़ पोर्ट से यूएस के लिए भेजा जा रहा था। और इसी दौरान में क्या था, यूएस बेसिकली क्यों नहीं कर सकता था यहाँ पे, क्योंकि यूएस अगर ये करता खुद की अपनी शिप के साथ में, तो यहाँ पे पेपर ट्रायल्स हो सकती थी उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो सकते थे अगर ये पकड़ा जाता बीच में। इस वजह से एक ऐसे नॉन रजिस्टर्ड शिप को लिया गया, जो कि काफ़ी पुराना भी हो चुका था, 1918 में बना था, और ये घटना 1940 की है। ऐसा शिप जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आसानी होगी एक जगह से दूसरी जगह उसमें नर्व गैसेस को ले जाने में, कोई पकड़ नहीं पाएगा। इस वजह से यहाँ पे इसका यूज़ किया गया, उसके बाद में उसको यूएस को हैंड ओवर करना था, पैसिफिक ओशियन के ज़रिए इसको ले जाया जा रहा था। लेकिन बीच में होता क्या है कि जो कंटेनर्स थे वो इतने ज़्यादा ख़राब अवस्था में थे, टूटे हुए थे, कि उनमें से नर्व गैस जो पॉइज़नस फ्यूम्स थे, धुएँ थे, वो निकलने लगते हैं। वो निकलते हैं, साथ में पानी जो था, जो लगातार समुद्र में चलते हुए आप देखते होंगे, कभी अगर आपने शिप से एक जगह से दूसरे जगह गए हैं, तो काफ़ी बार जो समुद्र का पानी होता है, वो शिप के अंदर भी आ जाता है, लहरों की वजह से। अचानक से ये जो जिस वार्ड में रखे हुए थे शिप के अंदर, वहाँ पे नंबर 4 जो डॉक था, उससे जाके रिएक्ट करता है और उसके बाद जो पॉइज़नस गैसेज़ थीं, वो निकलने लगती हैं पूरी शिप के अंदर। सारा क्रू मेंबर जो था, उसका जो पॉइज़ जो मरने का कारण था, वो पॉइज़न था। मतलब उनकी साँस, जो उनका साँस थी, वो नहीं आ रही थी, दम घुटने की वजह से उनकी यहाँ पे मौत हुई है। इसलिए उनके मुँह खुले हुए थे, उनका जो चेहरा था वो पूरा
फ्रोज़न था बुरी तरह से और सभी एक ही अवस्था में मिले इंक्लूडिंग द पेट डॉग। ये इनके साथ में हुआ था और इसके बाद जो सी वाटर था, जब वो बड़ी मात्रा में इस शिप के अंदर आने लगा, तो फाइनली 2 गैसेज़ जिसमें पोटेशियम साइनाइड और नाइट्रोग्लिसरीन, इन दोनों के साथ में वो रिएक्ट करता है जिससे कि आग लगती है। उसके बाद में आग लगने के बाद ये शिप जो था एसएस औरंगज़ेब हमेशा के लिए समा जाता है समंदर की गहराइयों में। तो ये तो हो गई एसएस औरंगज़ेब की रियलिटी कि आखिर इसके साथ में हुआ क्या था, जो रिपोर्ट्स कहती हैं, जो प्रॉपर्ली रिसर्च करके निकाला गया। लेकिन एक और सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल था कि ये जो सिल्वियो शर्ली था, ये कहाँ से इस सीन में आया था? 1948 में अचानक 8 साल बाद आके इसने इतनी डिटेल स्टोरी कैसे बता दी थी? इसकी क्या हकीकत थी? अगर हम इसके बारे में बात करें तो सिल्वियो शर्ली, उनके बारे में कहा जाता है कि जो एक अकेला सर्वाइवर, जिसे बताया गया कि एक जर्मन शख्स था जो कि सर्वाइव करके एक अटॉल पे आइलैंड पे पहुंचा, टोंगी आइलैंड पे, और वहां पे जाके उसने एक मिशनरी को कहानी बताई। वो दरअसल कोई और नहीं, सिल्वियो शर्ली खुद थे। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए, मार्शल आइलैंड्स में जो कहानी कहती है उसके अकॉर्डिंग मार्शल आइलैंड्स में ये छुपे रहे काफ़ी समय तक। 1948 तक, जब तक वॉर ख़त्म नहीं हो गया, उसके 45 में वॉर ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वॉर टू। उसके बाद चाइना जापान के बीच में भी जब चीज़ें सामान्य हो गई, 1948 में ये सडनली बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद इन्होंने एक फेक एसओएस कॉल किया स्टेट ऑफ मलक्का से। ऐसा सोरेंग मदान का जो नाम था, मैन ऑफ मेडान, इंडोनेशिया से उसका संबंध था। तो इंडोनेशिया के ही पास स्टेट ऑफ मलक्का से यहाँ से एक फेक एसओएस कॉल किया, एक मैसेज सर्वाइव कराया। और इसके बाद में ये क्यों कराया गया था, जिससे कि बाकी ये जानते थे कि इतना बिजी वाटरवे है ये कि आसपास के जितने भी शिप होंगे वो इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा सीरियसली इसको नहीं लिया जाएगा। तो 1 से 2 मैसेज यहाँ पे उनके द्वारा फेक भेजे जाते हैं और इसके बाद ही सेमरंग वो पहुँच जाते हैं इंडोनेशिया के, और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर को ये अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो हुआ है उनके साथ 8 साल पहले वो बताना ज़रूरी है। यहाँ पे बताया जाता है, फाइनली उस न्यूज़पेपर ने 1948 में इस स्टोरी को पब्लिश किया कि ये सन 48 की घटना है, स्टेट ऑफ मलक्का की। लेकिन असल में जो सिल्वियो शर्ली थे, वो सामने क्यों नहीं आना चाहते थे, इसका सीधा-सीधा कारण था कि ये जो जहाज़ था, वो इल्लीगली ट्रांसपोर्ट कर रहा था इसके जितने भी गुड्स थे उनको। ये नर्व गैस ले जाई जा रही थी, जो जापान की मिलिट्री के द्वारा सेव करके रखी जाती थी वॉर के दौरान। उसे यहाँ से यूएस ले जाया जा रहा था, इस वजह से ये इतने समय बाद बाहर आए। और इसका प्रमाण मिलता है, प्रमाण इस तरह से मिलता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने रिकॉर्ड्स निकाले हैं उस समय के ट्रैवलिंग के, यूएस में, बाकी बाहर से आने वाले लोगों के। उसमें ये रिकॉर्ड्स में दिखता है कि जो मिस्टर शर्ली थे, वो एंटर हुए हैं यूएसए में 10 टाइम्स, एक क्रू मेंबर की तरह, यानी एक सीमैन की तरह, एक किसी जहाज़ पे काम करने वाले व्यक्ति की तरह, उस आइडेंटिटी के साथ, ना कि किसी इमिग्रेंट के आइडेंटिटी के साथ। 10 बार इनकी एंट्री हुई है। एक एंट्री तो ये भी है कि वो एमएस वल्केनिया पर एज अ सीमैन यहाँ पे पहुँचे हैं और ट्रिएस्ट से पहुँचे हैं, इटली के। तो जो उन्होंने बताया था कि एक इस तरह की कहानी है कि यहाँ से वो शख्स आया था, और उसके साथ ही इनका भी अगर देखा जाए बैकग्राउंड, तो 1956 में तो ये भी देखा गया कि वो एक बार यूएसए पहुँचे हैं, ट्रिएस्ट इटली से ही डायरेक्टली। 1901 में इनका जन्म हुआ था ट्रिएस्ट इटली के अंदर। और जिस सीमैन की इन्होंने कहानी, जिस सर्वाइवर की इन्होंने कहानी बताई, ये कोई और नहीं, खुद असल में ये माना जाता है कि सिल्वियो शर्ली थे, जिन्होंने सिर्फ बचने के लिए 8 साल बाद करीबन बाहर निकल कर एक 1940 में हुए इंसिडेंट को 1948 में हुए इंसिडेंट में तब्दील कर दिया, और दुनिया भर के सामने एक इस तरह का क्वेश्चन मार्क, एक सवाल खड़ा कर दिया कि असल में किस कहानी को सही माना जाए, 1940 की या 1948 की, असल में क्या हुआ था एस एस औरंगज़ेब के साथ। लेकिन आज के इस एपिसोड में जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो यही है कि एस एस औरंगज़ेब की जो कहानी है वो 1940 की है, नवंबर के महीने की है। ये शिप वॉर के उन दिनों के दौरान, चाइना जापान की वॉर, वर्ल्ड वॉर टू यूरोप में, इसी दौरान जापानीज़ मिलिट्री का सेव किया हुआ, सिक्योर किया हुआ नर्व गैस जो थी, उनके काफ़ी भारी भरकम लोड को लेकर चाइना के एक अननेम पोर्ट से यूएस ले जा रहा था। और उस बीच में अचानक से पॉइजनस गैसेस के निकलने से, वाटर के रिएक्शन से इसमें विस्फोट होता है, और जो एसओएस मैसेजेस भेजे गए थे वो हकीकत थे, वो सही थे। लेकिन ये बात ज़रूर सामने आती है कि एक ऐसा शख्स ज़रूर था जो उसमें से बच के बाहर निकला, एक जगह पहुंचा, और वो कहीं न कहीं सिल्वियो शर्ली ही हैं, इस बात के प्रमाण मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी के काफ़ी बड़ी मिस्ट्री, और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे एसएस औरंगज़ेब के बारे में, बताइए रियलिटी क्या है? क्या इसकी इतिहास इसका था? क्या स्टोरी थी? आखिर कैसे सभी लोग मारे गए?
लेकिन सभी नहीं मरे थे। एक शख्स था जो जीवित था, जो कि 1940 की कहानी में भी सामने आता है और 48 की कहानी में भी सिल्वियो शर्ली ने बताया। तो ये आज का एपिसोड था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हुए होंगे इस मिस्ट्री के मुहाने से। और मार्शल आइलैंड जहाँ पे इसके साथ ये दुर्घटना हुई थी, इस शिप के साथ, वहाँ पे एमिलिया अरहर्ट्स का भी जो प्लेन क्रैश था, उसको माना जाता है कि वो सेम लोकेशन थी। तो क्या था एमिलिया अरहर्ट्स का प्लेन क्रैश, उसके बारे में भी एक डिटेल कहानी आपको बताएंगे अगले एपिसोड में या उसके अगले एपिसोड में। लेकिन आप लोग देखते रहिए और ऐसी बेहतर स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करिए अनटोल्ड स्टोरीज़ बाय एन अकेडमी।